सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह की। पहला भाग उसका हमने देखा कि किस तरह से हमें पूर्व तैयारियां करनी है। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि अन्य आयोजनों में अतिथि किसे बुलाया जाए इस पर विचार करने की तुलना में जब हम वार्षिकोत्सव के लिए अतिथि तय करते हैं उस समय अधिक विचार करना चाहिए। उसका कारण यह है कि पुरस्कृत होने वाले विद्यार्थी उस फोटो को जहां से वो पुरस्कार ले रहे हैं आज के मुख्य अतिथि से, उस फोटो को हमेशा अपने जीवन में अपने साथ रखना चाहते हैं। इसलिए वार्षिकोत्सव समारोह का अतिथि है वो निर्विवाद होना चाहिए, प्रेरणास्पद होना चाहिए, किसी न किसी क्षेत्र में प्रेरणा देने वाला सफल व्यक्तित्व होना चाहिए, जिन्होंने हमारे बीच में से ही निकल करके सफलता के उच्चतम आयाम को स्थापित किया हो। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके विचार सुलझे हुए हों, जिनके साथ में खड़ा होकर के प्रत्येक व्यक्ति फोटो अपनी खिंचवाए और वो पुरस्कार लेते हुए जो उसका फोटो स्नैप है उसको हमेशा के लिए वो रखना चाहेगा। इसलिए अतिथि चयन करने में विशेष रूप से वार्षिकोत्सव समारोह के लिए मेहनत करनी चाहिए संस्थानों को, ऐसा मैंने निवेदन किया था। दूसरी बात यह है कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि अतिथियों का आगमन हो गया, अतिथि आसन ग्रहण कर लिए, सरस्वती की पूजा अर्चना हो गई, वंदना हो गई, हमने अतिथियों का स्वागत करवा दिया। यहां तक पिछले में हमने बातचीत कर ली, तो उसके आगे बात कर रहे हैं। व्यावहारिक अनुभव यह कहता है कि जब हमारे अतिथि मंच पे हैं, कार्यक्रम संयोजक या फिर कार्यक्रम के आयोजकों में से जो भी प्रबंधक है वो अतिथियों का परिचय करवाता है और साथ साथ में उनका स्वागत अभिनंदन होता है। हम माला साफा शोल जो कुछ भी हमारे पास में स्मृति चिन्ह जो देना है, तो यहां मैं निवेदन ये करता हूं कि समय बचाने के लिए कई बार अमूमन आयोजनों में यह होता है कि आपने पहले स्वागत किया है, फिर कार्यक्रम होता है और अंत में जाता है स्मृति चिन्ह के लिए, फिर वही नाम बुलाए जाते हैं, एक आदमी आता है, फिर आप स्मृति चिन्ह देते हैं। तो हम अपने अनुभव के आधार पर समय बचाने के लिए भी और पुनरावृत्ति से बचने के लिए भी हमें निवेदन करते हैं कि आप जब स्वागत करवा रहे हैं अतिथियों का, उसी समय में माला शापाशोल जो कुछ दे रहे हैं, साहित्य भेंट कर रहे हैं, उसी समय आपका मोमेंटो जो आपके पास में है, जो स्मृति चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो आप देना चाह रहे हैं, वो भी उसी समय भेंट कर दें। अब होता क्या है कि जैसे ही हमने ये सारी सामग्री अतिथियों का स्वागत किया, हमारा मुख्य मंच वही है जहां पर हमारे अतिथि है, उसकी वीडियोग्राफी होती है। आजकल हम लाइव टेलीकास्ट करने लग गए तो लाइव सारा कुछ दिखाई दे रहा है। अब वो जो टेबल है सामने अतिथियों के, वो कबाड़ खाना बन जाती है। एक तरफ स्मृति चिन्ह पड़े, कहीं साहित्य पड़ा है, कहीं हमने लिस्ट रखी वो पड़े, साफे टेढ़े मेढ़े पड़े, शोल बिना समेटे वहां पड़े, और वो टेबल सेंटर टेबल लगाते हैं आजकल, छोटी टेबल लगाने लग गए जो जिससे फोटो वोटो सारा चेहरा आ जाए सामने वाले का। अब वो सारा कुछ सामग्री जो है वो वहां टेबल पे पड़ी है, वो स्टोर रूम जैसा दृश्य वहां बन जाता है। तो वहां पर आयोजकों को ये चाहिए, हमारे संयोजक साथी संचालक मित्र ये ध्यान रखें कि अपने कार्यकर्ताओं को कह के रखें, पहले से अतिथियों के हिसाब से आप कैरी बैग मंगवा लीजिएगा और उनमें आराम से लीजिए, समेट करके फटाफट वहां से हटाएं ताकि बीच में नहीं आना है। तुरंत हर अतिथि की सामग्री का एक थैला तैयार कर दें और हो सके उनकी गाड़ियां साथ में है, ड्राइवर है तो गाड़ी में सीधा रखवा दें, अन्यथा मंच के पीछे कहीं ऐसी जगह पे रखें कि जाते समय उनको वो बैग पकड़ा दिया जाए। ऐसा इसलिए कि आपकी टेबल फ्री रहनी चाहिए। जैसे ही आपने शुरू में सजाई, आपकी मंच सज्जा समिति की मेहनत है, उस मेहनत पे आपके स्वागत के तुरंत बाद में पानी फिर जाता है, क्योंकि वो टेबल भरी हुई स्टोर रूम जैसी अस्त व्यस्त लगती है। अब हमें आगे बढ़ना है, कार्यक्रम प्रारंभ होने को है, अतिथियों का स्वागत हो गया। स्वागत के साथ में स्वागत गायन हमारे विद्यार्थियों ने, बच्चियों ने तैयार किया है। आप स्वागत गायन के लिए बच्चियों को बुलाइएगा। स्वागत गायन, उसके साथ ही स्वागत उद्बोधन तुरंत बाद में हमारे संस्था प्रधान द्वारा या आयोजक संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा, प्रमुख द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया जाता है। शब्द पुष्पों से वो स्वागत करते हैं अतिथियों का, अपने साथियों का, कार्यकर्ताओं का, सामने बैठी ऑडियंस का, जितने भी गणमान्य नागरिक वृंद पधारे, मीडिया के अधिकारी वृंद व्यवस्था में लगे हुए, सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं अपने उस आयोजन से संबंधित बड़े व्यक्ति को, जो सबका स्वागत करता है घर का मुखिया होने के नाते। स्वागत उद्बोधन देने में भी बहुत बार मित्रों का आग्रह रहता है कि उसमें फिर आखिर क्या फॉर्मेट होना चाहिए।
फॉर्मेट यह है कि स्वागत उद्बोधन देने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी संस्था के विषय में, अपने आयोजन के विषय में जानकारी भी दे। संक्षेप में जानकारी देनी है, लेकिन तथ्य और सत्य से रूबरू करवाना है। तो वहां वो आयोजन की जानकारी भी दे, अपनी संस्था की उपलब्धियों के विषय में भी बताए। मंचासीन अतिथियों में से यदि आपकी अपेक्षा है, आशा रहती है कि वो अतिथि आए हैं, वो भामाशाह हो सकते हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, मंत्री महोदय हो सकते हैं, इसलिए उनके समक्ष आप अपनी संस्थान की आवश्यकताओं को और सरकार से या संबंधित अतिथि है उसके एंड से जो कुछ हम अपेक्षा करते हैं वो भी वहां पर वो बताएं और सबका हृदय से स्वागत करें। ये विनम्रता के साथ में पूरी बात कहने का होता है। यहां से कार्यक्रम शुरू होना चाह रहा होता है, इसलिए बड़ा प्रभावी तरीके से स्वागत उद्बोधन होना चाहिए। स्वागत उद्बोधन के साथ ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अब हमें जब वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो उस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में संस्था चलाने वाले और संस्था से पढ़कर के उपलब्धियां अर्जित करने वाले दो विशेष रूप से पक्ष हैं। इसलिए उस आयोजन में आप विद्यार्थियों को भी जोड़ें। होता यह अमूमन प्रस्तुतियां मंच से अतिथियों की होती है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि वार्षिकोत्सव में दो विद्यार्थियों के एक छात्रा और एक छात्र, दो प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में भी उनसे आप संक्षिप्त उद्बोधन दिलवाइए, लेकिन संस्थान में उनको कैसा लग रहा है। आज वो पुरस्कृत भी होने वाले हैं। इस संस्थान में 1 साल से 2 साल से 3 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो संस्थान के विषय में उनकी इमेज क्या है, अपेक्षाएं क्या है, किस तरह से यहाँ का माहौल है, इसको लेकर के आप दो विद्यार्थियों को उद्बोधन के लिए पहले से तैयार रखें। वो अपना उद्बोधन दें ताकि मंचासीन अतिथियों के समक्ष, अभिभावकों के समक्ष, मीडिया पर्सन के समक्ष हमारी संस्था को लेकर के विद्यार्थियों की राय क्या है ये भी जाहिर होनी चाहिए। इसको लेकर के आप दो विद्यार्थियों को पहले से तैयार रखें। अब सरसता हमें लानी है, मात्र भाषण हो जाएंगे तो नीरस हो जाएगा। इसलिए वार्षिकोत्सव, यद्यपि आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह पहले करवा दिए, आपने सारी प्रतियोगिताएं करवा ली, तभी तो यह पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन उनमें से चुनिंदा प्रस्तुतियों को वार्षिकोत्सव में पुनः प्रस्तुत करवाया जाए, उनको अवसर दिया जाए। तो नृत्य प्रस्तुतियां हो सकती है, हास्य की प्रस्तुतियां हो सकती है, काव्य पाठ हो सकते हैं, विद्यार्थियों ने प्रहसन हो सकते हैं, लेकिन वो चुनिंदा प्रस्तुति आपकी शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, बड़ी प्रभावी होनी चाहिए और प्रस्तुतियों की दृष्टि से उनका चयन हो। तो यहां पर आप, जब आपका स्वागत उद्बोधन हो गया, आपके विद्यार्थी बोल लिए, स्वागत गायन हो गया, हमने अतिथियों का स्वागत कर दिया, सब कुछ हो गया, यहां एक दनदनाती हुई शानदार सी प्रस्तुति करवाइए। नृत्य की प्रस्तुति हो, एकल नृत्य या युगल नृत्य, समूह नृत्य नहीं होना चाहिए। एकल या युगल नृत्य की शानदार सी प्रस्तुति आप दिलवाइए जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हो, हमारी भाषा, हमारा लोक व्यवहार, हमारी लोक रंजना से, लोक हितेशना से जुड़ी हुई प्रस्तुति आप करवाइए, ताकि लोग जो आए हुए अतिथि हैं वो सारे के सारे उसमें रम जाएं, आनंद उस कार्यक्रम के निमित्त एक माहौल बन जाए। उसके बाद में आप यहां पर किसी एक अतिथि का उद्बोधन करवाते हैं। स्वागत करने में सीनियर से जूनियर की ओर चलना पड़ता है, वरिष्ठ से कनिष्ठ का क्रम रहता है, उद्बोधन में कनिष्ठ से वरिष्ठ का क्रम रहता है। इसलिए वहां से आप एक विशिष्ट अतिथि को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करिए, लेकिन यहां यह ध्यान रहना चाहिए कि थोड़ा सा ठीक बोलने वाला अतिथि हो, ताकि शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाए। अतिथि का उद्बोधन करवाइए, संक्षिप्तता का आग्रह आप करते रहिए, संयोजक को करना ही चाहिए कि हमारा बीच बीच में संकेत देते रहे, बार बार ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बोलना नहीं देने जा रहा है, लेकिन वो संकेत करे कि हमारी अतिथियों की लंबी फहरिस्त है, इतने हमें पुरस्कार देने हैं, और साथ साथ में ये भी सूचना देते रहे कि हम कार्यक्रम को नियत समय पे इतनी देर बाद में संपन्न करने वाले हैं, ऐसी हमारी अपेक्षाएं, ऐसा हमारा संकल्प है। तो फिर बोलने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से थोड़ा संक्षिप्त कर देगा। एक वक्ता का उद्बोधन हुआ, उसके बाद में आपकी पुरस्कार की जो कैटेगरीज बनी हुई है उसमें भी आपने 2, 3, 4, 5, 6 कैटेगरी बना रखी होगी। सबसे छोटा पुरस्कार है, उनकी लिस्ट को यहां पर पुरस्कार दिलवाइए। यानी पहले अतिथि का उद्बोधन होने के तुरंत बाद में आप छोटे पुरस्कार वाले उन विद्यार्थियों का नाम बोले, नाम की लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपकी पुरस्कार, प्रमाण पत्र और पारितोषिक जहां रखे गए हैं वहां पर 2 ऐसे कार्यकर्ता हों, आपके साथी हों, जिनके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट संयोजक के पास में सेम लिस्ट होनी चाहिए, उसका क्रम समान होना चाहिए, आपके पास में भी उनके पास में भी वो की वो हूबहू लिस्ट हो।
यहां से आप उच्चरित करें, उसके साथ ही वहां से उस विद्यार्थी के 1, 2, 3, 5 जितने प्रमाण पत्र है वो एक साथ एक मंच में होने चाहिए और उन सारे प्रमाण पत्रों का एक साथ मिली हुई राशि का पुरस्कार वहां पर हो, वो ला करके दिया जाए। बहुत सी संस्थाओं में ऐसा होता है कि अलग अलग उपक्रमों ने, एनएसएस ने, एनसीसी ने, गेम्स ने, महिला प्रकोष्ठ ने, वाईडीसी ने, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने अलग अलग आयोजन करवाए, अलग अलग ला करके उन्होंने, किसी ने 50 रुपए का, किसी ने 40 रुपए का, किसी ने 30 रुपए का पुरस्कार रख दिया और वो आप 6 पुरस्कार एक साथ लेकर के वहां आ रहे हो, उस बच्चे को दे रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? इतनी मेहनत संस्थाओं को करनी चाहिए कि जितने पुरस्कार आपके आए आप तय कर लें कि प्रथम स्थान के लिए इतने पैसे, से द्वितीय के लिए इतने, तृतीय के लिए इतने, और उनका समेकित जोड़ निकाल करके उतने रुपए का एक पुरस्कार उस विद्यार्थी के लिए लाना चाहिए। तो उसके प्रमाण पत्र तो 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, उनका एक बंच होगा, वो साथ में हो, और पुरस्कार एक ही होना चाहिए, वो पारितोषिक एक आना चाहिए, वो वहां पर दिया जाए। इसे हिसाब की लिस्ट चलती रहे। पहला छोटे पुरस्कार को आप यहां पर पूरा करें, 1 या 2 लिस्टों को यहां पर कर लें, फिर एक अतिथि का उद्बोधन आप बीच में करवाएं, फिर किसी नृत्य की प्रस्तुति करवा लें या अन्य विद्यार्थियों की कोई भी प्रस्तुतियां उसको कराएं, फिर पुरस्कार की सेकेंड लिस्ट को लें, फिर थर्ड को लें, फिर फोर्थ को लें। ऐसे अतिथियों के उद्बोधन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उसके साथ में आपका पुरस्कार, इस तरह से ये क्रम चलता रहे। बीच बीच में आपको अपने तरीके से संचालक को जितना समय मिलता है, जितनी सहजता के साथ में आप टिप्पणियां कर सकते हैं, पहले से आप तय नहीं कर सकते, प्री डिसाइडेड कुछ होता नहीं है ज्यादातर, इसलिए आपके पास सामग्री बहुत सारी होनी चाहिए। उनमें से काम कितनी लेनी है, आप यदि 20 चीजें लिख के ले गए, उसमें 2, 3, 4, 5 ही काम आनी है, लेकिन वहां पर आप चुने कि यकायक जो परिस्थिति बनी है, जैसी प्रस्तुति है, जैसा विचार आया है, किसी अतिथि की कोई टीका टिप्पणी आई है, कुछ बात बीच में बनी है, उसको लेकर के आपको आता, तो यकायक वहां प्रासंगिक पंक्तियां आप बोलिए, अन्यथा फिर आप प्रस्तुतियां आगे से आगे आमंत्रित करते रहे, चलते रहे। इस तरह से वार्षिकोत्सव का आपका पूरा कार्यक्रम बने। वार्षिकोत्सव में एक आयाम और होता है जिसकी चर्चा करना आवश्यक है, वो है वार्षिक प्रतिवेदन। ये महाविद्यालय, विद्यालय स्तर पर वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ने का काम प्रिंसिपल को करना होता है, प्राचार्य महोदय को यह काम करना होता है। और वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष भर की कथा होती है, आयुक्तालय को भेजना होता है, इसलिए पूरे इसमें डिटेल आती है पूरी। महाविद्यालय या विद्यालय में कौन कौन सी पढ़ने की सुविधाएं हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इसका इतिहास रहा है, कितने लोग हैं, किस तरह की उपलब्धियां हैं, क्या क्या इस पूरे साल भर में हुआ, कौन कौन से उपक्रम से क्या गतिविधियां आयोजित हुई, विस्तृत प्रतिवेदन होता है तैयार, लेकिन उसका सार संक्षेप वहां प्रस्तुत करना होता है। इसलिए पहले से प्राचार्य अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन लेखन समिति है, उसे छोटा उसका ब्रीफ तैयार करवा लें। एब्स्ट्रैक्ट आपके पास में होता है, उसको 1 या 2 पेज का, उसे स्वागत उद्बोधन के पहले या बाद में वहीं पर पढ़ना होता है, ताकि हमारे महाविद्यालय की, विद्यालय की गौरवमयी विकास यात्रा को, यहाँ संपन्न हुई गतिविधियों को, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, क्या आशाएं अपेक्षाएं हैं, कितना बजट सरकार से मिला, कितना भामाशाहों से मिला, क्या क्या नया निर्माण हुआ, कौन कौन से विद्यार्थियों ने नौकरी प्राप्त की, कौन कौन सी गतिविधियों का आपने आयोजन करवाया, राष्ट्रीय स्तर की कौन सी गतिविधि में आप गए, ये सारी कुछ उपलब्धियां उसमें आ जाती है। इसलिए अतिथि जब बोलते हैं तो आपको उन सारी उपलब्धियों को कोट करते हुए, उनके लिए आपको बधाई देते हुए, उनके पास में एक सामग्री हो जाती है कि इस विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए क्या बोलना है। इसलिए वो भी एक आयाम है जिसकी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। फिर हम आभार ज्ञापन की ओर बढ़ते हैं। अंत में आभार ज्ञापन के लिए किसी सीनियर फैकल्टी मेंबर को, किसी जो भी विद्यालय, महाविद्यालय में जो सीनियर व्यक्ति आपने तय कर रखा है, वो आभार ज्ञापित करते हैं और उसके बाद में राष्ट्रगान के साथ में हम कार्यक्रम को समापन कर दें। सभी विद्यार्थियों से हिदायत दें, जितने आए हैं उन तो पुरस्कार ले ही लिया, बहुत से नहीं आते हैं, उनके पुरस्कार को ठीक से सहेज के रखें। आपकी लिस्ट में टिक लगे हुए हैं, उनको ध्यान रखें। अलग से एक लिस्ट बना लें कि ये बच्चे नहीं ले गए, या उस लिस्ट में आप गोले करके रखिए कि नहीं ले गए। आगे जब ले जाते हैं बच्चों से साइन करवा के दें। उस समय तो आपको साइन कराने की जरूरत नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आपने दिए हैं, उनमें तो आपने टिक लगा ली, वो पर्याप्त है। लेकिन उसके बाद में बचे हुए हैं, उनको अपने स्टोर कीपर से कहिए या समिति में जो व्यक्ति रखता है उसको कहिए, वो हस्ताक्षर करवाए और बाद में उसको देवे, ताकि किसी तरह से विवाद की कोई स्थिति नहीं बने। हम अलग अलग जो ओकेजन है, हमारे अवसर हैं, उनको लेकर के अलग अलग समय पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वार्षिकोत्सव समारोह का आप अच्छे से संचालन करें, संयोजन करें। आयोजनकर्ताओं को भी इससे कुछ न कुछ जानकारियां मिलेगी। हमारा अपना अनुभव है, वो आपसे साझा किया, हमारे मित्रों का आग्रह था।
मैं पुनः उन सब मित्रों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं जो बार बार चेताते रहते हैं, चंचेड़ते रहते हैं, इस पे बोलिए, इस पे बोलिए। आप लोगों की शक्ति से, आपकी सामर्थ्य से, आपकी प्रेरणा से, आपके प्रेशर से ये सारे काम हो पाते हैं, अन्यथा भागदौड़ की जिंदगी में समय मिलता ही नहीं है। उसके बावजूद आप लोगों का प्यार प्रेम बना रहता है, इसलिए जब जब हम ऑफलाइन मोड में नहीं तो ऑनलाइन मोड में तो मिल ही लेते हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।